नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। 3 क्लासेज हो चुकी है और ये चौथी क्लास है गुप्त काल की। यानी कि आज की ये जो गुप्त काल वाली क्लास है वो अंतिम है साथियों। अपन मंदिर पढ़ते हुए आए, कला और साहित्य है आप लोगों की स्कूल व्याख्याता के अंदर। अपन मंदिर पढ़ते हुए आए, अपन ने मूर्तिकला पढ़ी, अपन ने साहित्य पढ़ा और अब अपन जो इस क्लास में पढ़ेंगे शॉर्ट सेशन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं आज गुप्त काल और विज्ञान, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यहां से बहुत सारे खगोल शास्त्री पूछे जाते हैं, यहां से बहुत सारे गणितज्ञ पूछे जाते हैं, यहां से बहुत सारे चिकित्सक पूछे जाते हैं। समय व्यर्थ करने के लिए अपने पास है कहां, सीधे चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए यहीं से समय को अपन मैनेज करके चलेंगे ना तो आगे अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय व्यर्थ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं। अच्छा, आज की स्लाइड पहले मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ में ताकि अपन इसको अनवरत जारी रख सके। साथियों बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं याद करवाऊंगा आपको, ये आप सभी जानते हैं। चलिए ये आ गई अपनी स्लाइड। गुप्त काल और विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। गुप्त काल और विज्ञान में ऐसा है कि आपको मोस्ट ऑफ जो है गणितज्ञ खगोल शास्त्री पूछे जाते हैं, जिसमें जैसे आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए आपके, और अपने जैसे भास्कराचार्य हो गए, और बहुत सारे हैं जो इनके साथ में पढ़ेंगे। साथ ही आज की क्लास में अपन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो नवरत्न थे उनको ट्रिक से याद करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि गुप्त काल की देन क्या है। यदि अपन देखें कि गुप्त काल की ओवरऑल देखी जाए सबकी मिला के कि गुप्त काल की विज्ञान और इसके मामले में भारत को क्या देन है या विश्व को क्या देन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें साथियों अपन यहां पे देखते हैं। देखो, गुप्त काल शून्य का सिद्धांत, देखो शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास जो है वो गुप्त काल की देन है। ठीक है, अब कई जगह आपने पढ़ा होगा कि शून्य का जो आविष्कार किया वो अज्ञात व्यक्ति ने किया है और पहले हो चुका था, लेकिन इसका जो व्यवस्थित रूप से विकास हुआ है, वो गुप्त काल की देन है। समझने वाली बात है, ठीक है ना। और यहीं से फिर बाद में जो है ये संख्या पद्धति वगैरह ये अरब वाले देशों के, उन्होंने अरब जो देश के व्यक्ति थे उन्होंने यहां से सीखी, भारत से सीखी है। तो ये यहाँ की देन है, यहाँ पे विकास हुआ। बीज गणित और सूर्य सिद्धांत भी गुप्त काल की देन है। पाई का मान जो है आर्यभट्ट ने दिया, वही आज की तारीख में भी सही माना जाता है, गुप्त काल की देन है। ठीक है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ये जो है, अब भाई पृथ्वी को अपनी धुरी पर घुमाने वाला गुप्त काल नहीं है, लेकिन इस चीज के बारे में पता लगाना सबसे पहले गुप्त काल की देन है। अपन बाद में और बहुत सारे अपन देखते हैं, ठीक है ना, खगोल शास्त्री, और यदि सौर मंडल में देखें अपन तो कोपरनिकस, टॉलमी वगैरह ये सब बाद में आए। सबसे पहले जो ये सिद्धांत दिए हैं यहां से गुप्त काल से आने शुरू हुए हैं, तो ये गुप्त काल की देन है। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का ज्ञान जो है वो भी यहां से, पारे से भस्म बनाने और इनसे चिकित्सा यानी धातु से चिकित्सा, ये नागार्जुन के द्वारा दिए गए, तो ये भी यहाँ की देन है। ओवरऑल में मैंने आपको बता दिया। यदि कूट वाला प्रश्न आ जाए तो आप गलत करके नहीं आओगे। क्या आओगे? नहीं आओगे, क्योंकि इन शॉर्ट मैंने आपको यहां पे बता दिया है। अब अपन चलते हैं, एक एक शख्स को लेते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं अपन प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट। ये क्या थे? ये गणितज्ञ थे, इनको गणितज्ञ कहा गया, प्रसिद्ध गणितज्ञ। ठीक है, गणितज्ञ थे। इन्होंने बीज गणित का आविष्कार यहां से दिया, इन्होंने बीज गणित दिया यहां से। ठीक है, देखो इनका जन्म जो हुआ है वो कुसुमपुर पटना। अब यहाँ पे कई सारे विद्यार्थी, एक कल परसों भी एक कमेंट मैंने देखा था जिसमें एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर पटना या पाटलिपुत्र। तो देखो उस समय पटना नहीं कहा जाता था, उस समय इसी क्षेत्र को पाटलिपुत्र कहा जाता था। वर्तमान में ये पटना कहलाता है, तो दोनों ही सही है। बस समझना है आपको कि उस समय पाटलिपुत्र था और अब जो है पटना है। ठीक है, यहां से ये समझना है। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी जो अक्ष पे घूमती है ना, उसको इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। चंद्र ग्रहण होने का कारण बताया। अच्छा, चंद्र ग्रहण बताया है तो सूर्य ग्रहण भी बताया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना साथ में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने के कारण बताए कि चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, और इस तरीके से इन्होंने ये चीज स्पष्ट की। ठीक है, तो ये किसकी देन है? ये आर्यभट्ट की देन है। पाई का मान, एक बार स्कूल व्याख्याता में प्रश्न बना, ऐसे का ऐसे हूबहू पूछ लिया कि पाई का मान 4 अंकों तक पूछा गया,
3.1416 ये इन्होंने दिया और वर्तमान में भी ये माना जाता है। अब देखो मेरी वैसे गणित कमजोर है, अपन आर्यभट्ट है नहीं वैसे, लेकिन पाई जो है आप ये सिंबल देखते हो और 22/7 ये पाई को माना जाता है, लेकिन अपना ये जो है ये 3.1416 मान दिया है, ये मान भी याद रखना, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना, मान भी याद रखना, ये प्रश्न बन चुका है 1416, ठीक है। बीज गणित और सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत तो याद करना कितना आसान हो जाएगा। आर्य और सूर्य देखो कितनी समानता है, आर्य और सूर्य में समानता कितनी है, तो यहां से सूर्य सिद्धांत आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब इनकी एक पुस्तक जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और उसको पूछा जाता है आर्यभट्टियम, इनकी पुस्तक है आर्यभट्टियम, ठीक है। ये आर्यभट्टियम जो है इसके 4 भाग है, इसके 4 भाग है आर्यभट्टियम के। ये 4 भाग जो है बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे ना तब आपको पूछा जाएगा, तो ये 4 भाग भी आपको याद रखने हैं। 10 गीतिका पाद, गणित पाद, काल विक्रम पाद और गोला पाद, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक लगाते हैं अपन, एक ट्रिक से याद करेंगे इसको। देखो एक ट्रिक तो आएगी आपके जीके, ठीक है, जीके आएगी, इसमें जी से ले लेना गणित और के से ले लेना काल विक्रम पाद, ठीक है। और एक आप पढ़ किससे रहे हो, आप पढ़ रहे हो जीजीडी से, ठीक है। आप किससे पढ़ रहे हो, आप जीजीडी से पढ़ रहे हो। अब मैं यहाँ पे जीजीडी लिखने के बाद में इस एक जी को आपकी सुविधा के लिए हटा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। तो इस जी से याद रखना है गोलापाद और इस डी से याद रखना है 10 गीतिका पाद, ठीक है। जीके कहां से पढ़ रहे हो, जीके जीजीडी से पढ़ रहे हो, एक जी को हटा देना, जीके जीडी, ठीक है। तो ये यहां से याद हो जाएगा, ध्यान से सुन भी लेते हो ना, रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये चीजें वैसे ही याद हो जाएगी। फिर डायरेक्ट याद हो जाए तो डायरेक्ट याद कर लोगे, 10 गीतिका पाद, गणित पाद, काल विक्रम पाद और गोला पाद, ठीक। चलिए आगे बढ़े, तो आर्यभट्ट वाला अपने काम पूरा हो गया। अब आते हैं अपन वराहमिहिर पे, बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रहे, गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री रहे हैं वराहमिहिर, ठीक है। अब देखो वराहमिहिर जो है मालवा या उज्जैन के निवासी रहे हैं, प्रमुख खगोल शास्त्री थे, ये तो याद रखना ही है। वराहमिहिर जी को चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात को सबसे पहले जो बताया वो वराहमिहिर ने बताया है। देखो चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब देखो ये घूमेंगे तो ये एक निश्चित पथ पे घूमते हैं, समझना इस बात को, चंद्रमा भी एक निश्चित पथ पे घूमता है, पृथ्वी भी एक निश्चित पथ पे घूमती है, और इस पथ को क्या कहा जाता है, मतलब राह क्या कहा जाता है, पथ को, यानी कोई रास्ता है उसे क्या कहा जाता है, राह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राह कहा जाता है। और क्या करती है, घूमती है। तो आपको याद रखना है कि आपको कोई गुमराह न करे, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको कोई गुमराह न करे। अब इस गुमराह को इसको कर देते हैं अपन गुमराह, ठीक है, गुमराह। क्यों मैं ये क्या चीज बता रहा हूं, गुमराह और ये क्या है, इसका मतलब है कि एक राह पे घूमती है चंद्रमा और पृथ्वी। ये किसने बताया है, वराह। देखो ये राह से आ गया वराह, तो यहां पे ये चीजें तब काम आएगी जब आपके एक जैसे ऑप्शन आएंगे, आर्यभट्ट भी आ गया, वराहमिहिर भी आ गया, और ये चीज आई, तब आपको पता चलेगा कि घूम राह, राह पे जो घूमने वाला बताया है वो राह यानी वराह ने बताया है, वराहमिहिर ने बताया है। तो यहां से आपको बिल्कुल ही भेजे में घुस जाएगा एकदम ही, वे और के समस्या आएगी। तो कई जना कहे कि गुरुजी याद कौन वे, पढ़ो तो घना ही पर याद कौन वे, तो याद कराने वाला था मिलिया कौन पहला, और मिलिया बिंगे बाद में थे, भूल नहीं सको, हमेशा वास्ते फिट दिमाग में। अब बात करें इनके प्रमुख ग्रंथ की, तो वृहद जातक, देखो जातक जातक जिसमें आ जाए वो वराहमिहिर की है, ठीक है। राह पे तो जाना पड़ता है ना, राह पे जाते हैं तो जातक, वृहद जातक, लघु जातक, ठीक है। इसके अलावा पंच सिद्धांतिका जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वृहद संहिता और योग माया, ये इनके ग्रंथ रहे हैं। योग तंत्र भी लिखा है एक, ठीक है, ये इनके ग्रंथ रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है पंच सिद्धांतिका। पंच का मतलब है इसमें 5 भाग है, ठीक है। इसके कितने भाग बताए, 5 भाग बताए हैं। पंच सिद्धांतिका के 5 भाग है। पितामह, वशिष्ठ, पॉलिस, रोमक और सूर्य। पितामह, वशिष्ठ, पॉलिस, रोमक और सूर्य। और ये जो वशिष्ठ भाग है इसके अंदर बताया है कि साल की अवधि जो है ना वो 366 दिन नहीं होती,
365.25। अब यानी 1/4 अपन को पता है एग्जैक्ट, वही चीज इसके अंदर बताई गई है। ये किसने बताई? वराह मिहिर। याद रह जाएगा? नहीं रहेगा तो भी करना पड़ेगा, क्या करा। आज का ये गुप्त काल की अंतिम क्लास है, इसके बाद में कल अपन मुगल काल पढ़ेंगे, ठीक है। मुगल काल कल से शुरू करेंगे। अच्छा, अभी तो आपके ये वाले दिन ही चल रहे हैं ना, स्कूल व्याख्याता की क्लास वाले। शुक्र शनि रवि राजस्थान जीके की क्लास आएगी, यानी राजस्थान इतिहास की क्लास आएगी। उसमें जो दूसरे एग्जाम है वो सारे के सारे राजस्थान जीके वाले जो एग्जाम है वो सारे कवर होंगे, ठीक है। आप लोगों के स्कूल व्याख्याता के लिए भी हिस्ट्री काम आने वाली है, और RS और वो तो दे रहे हैं, उनके लिए तो ये सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक। ब्रह्मगुप्त को पढ़ते हैं। ब्रह्मगुप्त का जो जन्म है वो भीनमाल जालोर अधिकांश तो माना जाता है, बाकी जो है कई सारे इतिहासकारों में मतभेद भी है, कोई उज्जैन बताता है, कोई कैसे, तो सारे अलग अलग भी बता रखे हैं, लेकिन भीनमाल जालोर वाला ज्यादा वैद्य है ये माना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ जो थे वो वेदांग ज्योतिष, ध्यान ग्रह, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ध्यान गर्भ, खंडन खंड खाद्यक, ये इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। अब आपने पढ़ा होगा कि वो सेव गिरी और सेव वो वहां पे गिरी, फिर न्यूटन सोचने लगा, न्यूटन ही था ना वो, न्यूटन सोचने लगा कि सेव नीचे क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गिरी। अपार तो क्या सेव के अगर दूजो के भी आदमी पड़ गए हो तो भी अपानी हो, चाहे इतनी बार क्यों पढ़ियो क्यों है। एक बार तो कोई आदमी रास्ते पे चलता हुआ गिर जाए तो अपन को सोचने से पहले तो हंसना आता है, भाई अपने तो जो फितरत है वही है, लेकिन हंसना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि गिरा क्यों। तो न्यूटन ने सोचा और न्यूटन ने बताते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और बताया। उससे पहले न्यूटन से भी पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे चुके हैं अपने ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मस्फुट का अरबी अनुवाद अल फजारी ने सिंध हिंद नाम से किया है और ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक इनसे प्रश्न इतना बना नहीं है इससे, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में बनने के चांस है, ठीक है। सिंध हिंद, तो ये याद रखोगे, ठीक। अपने ब्रह्मगुप्त के अंदर इतना ही, ज्यादा अधिक लोड नहीं लेना, जितना आसानी से और जितना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। नोट्स मेकिंग पे है आपको पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे आ गए अपन। अगली स्लाइड में देखो भास्कर 2 है, भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय, है ना। दैनिक भास्कर नहीं, भास्कर प्रथम भास्कर द्वितीय। यहाँ पे है ना विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, भास्कर प्रथम और द्वितीय में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए अपन ने एक ही स्लाइड पे ले लिया भास्कर प्रथम और द्वितीय, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ज्यादा पढ़ने में आएगा भास्कर द्वितीय, ज्यादा जानकारी याद वहां से रखनी है, और कम जानकारी भास्कर प्रथम। तो इनके अंदर तो 2 चीज याद रख लेना कि महाभास्करीय और लघु भास्करीय ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। और आर्यभट्टियम पर टीका लिखी है, और आर्यभट्टियम किसकी रचना थी? आर्यभट्ट की रचना थी। वहां पे इन्होंने टीका लिखी है आर्यभट्टियम पर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भास्कर द्वितीय की बात करते हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं। प्रमुख ग्रंथ इनके सिद्धांत शिरोमणि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिकांश ये पूछा जाता है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, इसके अलावा महावीराचार्य और गणित सार संग्रह। अब सिद्धांत शिरोमणि के भी देखो अलग अलग भाग है, इसके भी 4 भाग है, एक तो बीज गणित, एक लीलावती, एक ग्रह गणित और एक गोला, ये 4 सिद्धांत शिरोमणि के। अच्छा, मैं जहां जहां अंदर भाग बता रहा हूं ना आपको, ये गहराई वाले प्रश्न है, यानी कि ये बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बनेगा ना, वहां पे ये प्रश्न काम आएंगे। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, पहले आपको ये चीजें याद करनी है, जो बिल्कुल आसान ऊपर लिखे हुए हैं वो याद होने के बाद में आपको इनकी तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। नोट्स मेकिंग में आपके पास में सारा मसाला होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या याद रखोगे? बीज गणित, लीलावती, ग्रह गणित और गोला, ये है भास्कर द्वितीय की सिद्धांत शिरोमणि के भाग है, ठीक है। नागार्जुन, नागार्जुन के अंदर विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि नागार्जुन ने धातु से चिकित्सा ये चीज की है, ये पूछेंगे तो नागार्जुन आपको याद रखना है। देखो, रसायन और धातु विज्ञान विशेषज्ञ थे। अब धातुओं में जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि, ये जो इनकी रासायनिक प्रयोग से चिकित्सा पद्धति के जानकार थे। ये पारे से भस्म बनाने का आविष्कार इन्होंने किया और उस भस्म से चिकित्सा करने का भी काम इन्होंने किया। लोह शास्त्र, कक्षपुट, इसको पुट्टा कर देना, रसेंद्र मंगल आदि इनकी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये भी ध्यान रखेंगे आपकी आयुर्वेद त्रयी, आयुर्वेद त्रयी के नाम से किसे जानते थे, यानी कि कहीं ना कहीं चिकित्सा से जुड़े हुए। तो एक तो चरक, एक सुश्रुत और एक वाग्भट। वाग्भट की अष्टांग हृदय, इनकी चरक संहिता, इसकी सुश्रुत संहिता।
और सुश्रुत जो है वो पहले शल्य चिकित्सक भी माने गए। ठीक है, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक पता है ना, चीर फाड़ करते हैं जो, है ना। सर्जन, भाई सर्जन ही कहवे, हाँ सर्जन, सर्जन जो होते हैं ऑपरेशन करना, ऐसे सब काम के ना सुश्रुतरा। ठीक है, तो सुश्रुत, चरक और वाग्भट ये आयुर्वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब आते हैं अपन अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में आपको दो चीजें मैं बताने जा रहा हूं। एक तो षड दर्शन, ये षड दर्शन इसलिए यहां बता रहा हूं कि षड दर्शन का भी अंतिम संकलन यही हुआ है। ठीक है, षड दर्शन का भी अंतिम संकलन कहां हुआ है, गुप्त काल के अंदर हुआ है। अब इसमें क्या याद रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, सान्यो वे पुमी उमी। देखो मैंने इसी ट्रिक से याद किया था और आज दिन तक याद है, सान्यो वे पुमी उमी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे। इससे क्या आएगा, सा से आएगा आपके सांख्य, सांख्य दर्शन। ठीक है, सा से सांख्य दर्शन, ये यहां से आ जाएगा न्याय, न्याय, और इस यो से आ जाएगा योग। ठीक है, इससे आ जाएगा आपके वैशेषिक, और इससे आ जाएगा पूर्व मीमांसा, मीमांसा, और इससे आ जाएगा उत्तर मीमांसा। क्या आ जाएगा, उत्तर मीमांसा। हालांकि गुप्त काल के साहित्य कला के अंदर आपको इसका वर्गीकरण नहीं पूछा जाएगा जहां तक मैं समझता हूं, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि इनका अंतिम संकलन यहां हुआ, जैसे पुराणों का भी अंतिम संकलन हुआ, अपने रामायण और महाभारत का अंतिम संकलन हुआ, तो षड दर्शन भी यहीं से। तो ये चीज इसमें याद रखनी है, बाकी इतना ये याद नहीं भी हो तो भी टेंशन लेने की काम नहीं है। फिर बात करते हैं अपन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, देखो ट्रिक बड़ी मजेदार है कि काला धन घर से बराबर, बराबर की जगह मैंने लिखा बराबर, कारण है इसके पीछे, काला धन घर से बराबर अक्ष पर लेकर ताल ठोके। काला धन बराबर घर से लेकर, काला धन घर से बराबर अक्ष पर लेकर ताल ठोके। ठीक है, अब इसमें देखो यहां से आ जाएगा आपके काला से तो आ जाएगा कालिदास, कालिदास एक, फिर आ जाएगा आपके धन्वंतरी, धन्वंतरी। ठीक है, फिर आ जाएगा यहां से घटकर पर। ठीक, फिर यहां से आ जाएगा आपके शंकु, स दूसरा वाला लिखा हुआ है लेकिन शंकु ध्यान रखना। यहां से आ जाएगा वराह मिहिर, वराह मिहिर। ठीक है, फिर यहां से आ जाएगा वर रुचि, वर रुचि। ठीक है, फिर यहां से आ जाएगा अमर सिंह, अमर सिंह। फिर यहां से आ जाएगा शपणक, शपणक, शपणक शंकु। ठीक है, ये हो गया। और फिर यहां से आएगा आपके ये ताल है ना, इस ताल से लेना है बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। अब काउंट करो, देखें पूरे हो गए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गए आपके नवरत्न पूरे, आसानी से याद करने। काला धन घर से बराबर अक्ष पर लेकर ताल ठोके। ठीक, काला धन घर से बराबर अक्ष पर लेकर ताल ठोके, सान्यो वे पुमी उमी। तो ये एक शॉर्ट स्वीट ट्रिक है। अभी आपके पास में समय भी है कि आप याद भी कर सकते हो, इसके बाद में आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब चलो आ जाए बीच में कोई ब्रह्मगुप्त को डाल दे, आर्यभट्ट को डाल दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आपके नवरत्न के अंदर यही याद कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे स्लाइड है नहीं, क्लास आज का सेशन यही पूरा हुआ। मैंने कहा था शॉर्ट एंड स्वीट सेशन है ये। और अब इसके साथ ही आपके फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का जो पहला पेपर है उसके अंदर गुप्तकालीन कला साहित्य विज्ञान, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी कि एक पार्ट पूरा, 4 दिन हुए लेकिन एक पार्ट पूरा। ऐसे ही करते करते आपके पूरा सिलेबस हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी से हो गया। और पूरा जीके का, जो जीके और जीएस का, वो पूरा सिलेबस इस बार मैं करवाने के मूड में हूँ। साइंस की क्लासेस बहुत जल्दी आपके शुरू होने वाली है। ठीक है ना, तो वहां पे भी आपको तैयार रहना है
एक एक चीज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सोच के रखी है और उनको अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। अब अपन मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।